हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो इससे पहले वाले नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। चैनल की प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करेंगे कि कौन से टॉपिक्स को आज देखने वाले हैं। तो हम बेसिकली स्टाफिंग वाली यूनिट्स को कवर करने वाले हैं। स्टाफिंग की मीनिंग, नेचर, प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम सारे यहाँ पे कवर करेंगे। द थिंग इज़ कि नोट्स जो भी ये हैं वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा एक साथ अगर तुम्हें सारे नोट्स चाहिए, ठीक है, एक बार में शॉर्ट में मेमोरी ट्रिक के साथ, लास्ट ईयर रिवीजन क्या करना है वो, पीवाईक्यूज के साथ, एग्जामिनेशन पैटर्न एंड ऑल एवरीथिंग जो मैं तुम्हें बता भी चुकी हूँ, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा वेबसाइट का, वहाँ से तुम उसे डाउनलोड कर सकते हो, ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो वो प्लीज़ चेकआउट करना, बहुत ही यूज़फुल होंगे वो आपके लिए, क्योंकि हर बार यूनिट ढूंढना करना इजी नहीं होता और पीवाईक्यू का पता कैसे चलेगा। तो वो सारी चीज़ें के लिए हमने इसके डिज़ाइन किया है। सो आप उसको ज़रूर रेफर करना, ठीक है। प्रीमियम नोट्स का लिंक हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अभी साइट मेंटेनेंस में जैसे ही आता है आप देख लेना, हो सकता है अब आप देर में देख रहे हो तो वो आ भी गया हो, तो जरूर उसको चेकआउट कर लेंगे। करें स्टाफिंग की मीनिंग के साथ, इससे पहले हमने प्लानिंग देख लिया। प्लानिंग में हमें बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना। ऑर्गेनाइजिंग देख लिया, जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बना लिया कि कौन किस पोजीशन में होगा, ठीक है, कौन किसका बॉस है, कौन किसका अंडर काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें। अब मान लो कोई जगह खाली रह गई तो उसको क्या करनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी। एम्प्लॉयज़ को लाना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, उसको प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब का फंक्शन को क्या कहलाता है, यही कहलाता है तुम्हारा स्टाफिंग। तो स्टाफिंग एक ऐसा मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें हम रिक्रूटमेंट करते हैं, मतलब लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो हमारे यहाँ जो खाली वैकेंसी उसके लिए अप्लाई करें, उनमें से जो सुटेबल होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उनको डेवलप करते हैं और सही जगह पे सही पर्सन को सही समय पर रखते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टाफिंग, ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो पाए। लोग रहेंगे तभी काम हो पाएगा, है ना। तो क्या फीचर्स या नेचर है, पहला परवेसिव फंक्शन। स्टाफिंग का फंक्शन हर लेवल पे होता है। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैनेजमेंट का ही फंक्शन हर लेवल पे है, मैनेजमेंट ही हर लेवल पे, तो ऑफकोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन भी हर लेवल पे होंगे। तो स्टाफिंग भी क्या है, हर लेवल पे होता है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर लेवल हो। जहाँ भी वैकेंसी खाली होगी आपको हायरिंग करनी होगी, है ना, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग देनी ही होगी लोगों को लाके। तो हर जगह पे कॉन्टिन्यूस लोग आएंगे जाएंगे, प्रमोशन होगा, रिटायर होंगे, तो लोगों की हायरिंग तो चलती ही रहेगी ना। तो स्टाफिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट इज ह्यूमन सेंटर्ड फंक्शन। स्टाफिंग क्या है, लोगों से डील कर रहा है, लोगों की रिक्रूटमेंट, लोगों का सिलेक्शन, लोगों का प्लेसमेंट, लोगों का डेवलपमेंट। सो ऑफकोर्स ह्यूमन ओरिएंटेड फंक्शन है। नेक्स्ट इज राइट पर्सन को राइट प्लेस पे राइट टाइम पे लाना। स्टाफिंग का काम क्या है कि सही बंदे को लाना, उसको सही काम पे लगाना और सही समय पे जब जरूरत है तब। तो ये है, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मोस्ट सुटेबल पर्सन को सही जगह रखना, उसकी क्वालिफिकेशन स्किल के हिसाब से। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड फंक्शन। स्टाफिंग फोकस सिर्फ रिक्रूटमेंट में नहीं करता है कि तुम लोगों को ट्रैक कर रहे हो कि जॉब अप्लाई करो, उनमें से सेलेक्ट कर दे, अरे उनको लाओ, उनको काम सिखाओ, उनको आगे के फ्यूचर्स के लिए, रोल के लिए ग्रूम करो। तो ये भी हम स्टाफिंग में करते हैं। तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड फंक्शन भी है। नेक्स्ट इज इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो ये सब बहुत ही इजी चीज़ें हैं, तुम्हें समझ में भी आ रही होंगी, काफ़ी इजी हो, 12th में पढ़ के हो तो तुम्हें सब आता भी होगा, बट साइंस वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे अच्छे से समझना, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, सही से स्टाफिंग करोगे तो क्या होगा, पहली बात तो तुम सही पर्सन को लाओगे, उसको सही जगह पे रखोगे, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कोई तुम पर्सन को लाए, बहुत ही अच्छा है, क्रिएटिव थॉट्स अच्छे हैं उसके, और उसको मैंने क्रिएटिव मैनेजर बना दिया, तो सही पर्सन को सही जगह लगा दिया कि नहीं लगा दिया। इससे क्या होगा, उसकी स्किल, क्वालिफिकेशन सब यूटिलाइज हो पाएंगे, वो अपना बेस्ट दे पाएगा। नेक्स्ट इज इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। स्किल एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज परफॉर्म देयर वर्क एफिशिएंटली, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसिंग एरर। जब तुम सही पर्सन को लाओगे और सही जगह लगाओगे और वो सही से काम करेंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज डेवलप ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग में हम ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवाते हैं, जैसे सेमिनार्स हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, ठीक है, जिससे क्या होता है, लोगों की, एम्प्लॉयज़ की नॉलेज, स्किल, कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं। नेक्स्ट इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग से क्या होता है, हम सही बंदे को सही जगह लगा के उसका जितना भी अच्छा पोटेंशियल उसको यूटिलाइज कर पाते हैं,
प्रॉपर तरीके से उसे काम करवा पाते हैं। इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, जब पर्सन को लाओगे, उसको सही जगह प्लेस करोगे, उसको प्रमोशन दोगे, उसका डेवलपमेंट होगा, उसको करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो ऑफ कोर्स वो खुश रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा। हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ए कॉम्पिटेंट मोटिवेटेड वर्कफोर्स बेसिकली क्या करेंगे, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अल्टीमेटली अचीव करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट इज स्टाफिंग होती कैसे है। स्टाफिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम करते हैं तभी ये पूरा स्टाफिंग होता है। तो स्टाफिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले समझते हैं कि कितने लोग चाहिए, मैन पावर कैसे लोग चाहिए वो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट निकालेंगे जिससे लोगों को वैसे अट्रैक्ट कर पाए हमारे यहाँ कि वो अप्लाई करें, रिक्रूटमेंट करेंगे, उनको प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे जो हमें अच्छे लगेंगे, फिर उनको ट्रेनिंग देंगे, उन्हें डेवलप करेंगे, उन्हें कंपनसेशन देंगे, ये सारी चीज़ें। तो पहला स्टेप क्या है, मैन पावर प्लानिंग। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को ये समझना होगा कि उसको कितने और कैसे लोग चाहिए। जब तक मुझे यही नहीं पता कि मुझे कैसे लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए, तो हायरिंग वगैरह सिलेक्शन वगैरह मतलब ही क्या है। सबसे पहले लोग चाहिए भी नहीं चाहिए ये भी पता करो, चाहिए तो कैसे चाहिए और कितने चाहिए, सबसे पहले ये करते हैं। उसके बाद जब हमें पता चल गया, मान लो कि हमें मार्केटिंग में लोग चाहिए, ठीक है, फाइनेंस में लोग चाहिए और 10 लोग चाहिए, ये हमें क्लियर हो गया, फिर हम क्या करेंगे, हम रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, सुटेबल कैंडिडेट को वेकेंट पोजीशन के लिए अट्रैक्ट किया जाता है। हम एडवर्टीजमेंट में निकालेंगे जिसमें हम बताएंगे कि ये जॉब है, इसमें ये ड्यूटीज़ होंगी, ये पैकेज होगा, तो लोग अट्रैक्ट होंगे जो ऑफकोर्स उस क्वालिफिकेशन में ठीक बैठते हैं और हमारे यहाँ अप्लाई कर देंगे। फिर क्या है, सिलेक्शन। अब सबने अप्लाई कर दिया, सबको थोड़ी रखेंगे, जो भी सबसे सुटेबल कैंडिडेट है उसको एप्लीकेंट में से सेलेक्ट करेंगे, उसका इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हैं, टेस्ट लेंगे, ठीक है, देन हम डिसाइड करेंगे कौन सा अच्छा पर्सन है और उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो सेलेक्टेड एम्प्लॉय उसको जिस पोजीशन के लिए सेलेक्ट किया गया उसको उस पोजीशन में रखेंगे, प्लेस करेंगे, उसको अपनी पॉलिसीज से, इन्वायरमेंट से, कल्चर से ओरिएंटेशन मतलब इंट्रोडक्शन दिलवाएंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर एम्प्लॉय को जब वो आएगा काम पे बैठेगा तो उसको कोई भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, काम सिखाने की ज़रूरत है तो वो ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, उसको स्किल सिखाएंगे, नॉलेज इंप्रूव कराएंगे उसकी। परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर एम्प्लॉय ऑफ कोर्स काम सीखेगा, काम करेगा, उसकी परफॉर्मेंस को हम देखते रहेंगे, वो कैसा काम कर रहा है, इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, ताकि पता लगा पाए वो अच्छे से काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही तो फिर से ट्रेनिंग देंगे। फिर अगर एम्प्लॉय अच्छा काम करता है, हमें लगता है उसको प्रमोशन मिलना चाहिए तो उसे प्रमोट करेंगे, ठीक है, और उसको अगर हमें लगता है कोई एडवांस करियर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लाइक एक मैनेजर उसको और अच्छा सिखाएंगे तो हो सकता है कि हेड मैनेजर भी बन जाए, तो हम वो उसको अपॉर्चुनिटी देंगे उसके करियर में ग्रो करने की। एंड एम्प्लॉयज़ को सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव, बोनस सब कुछ देंगे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है तुम्हारा स्टाफिंग, और ये सारे स्टेप आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, हमने जो एक स्टेप पढ़ा था इसमें वो था तुम्हारा रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्योंकि रिक्रूटमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इन टर्म की रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आता है। तो रिक्रूटमेंट का मैंने तुम्हें बताया भी था कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम सर्च करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और इंकरेज करते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वेकेंट पोजीशन के लिए क्या करें, अप्लाई करें। तुम भी देखते होगे, तुम भी जॉब में अप्लाई करते हो, तो कैसे करते हो, रिक्रूटमेंट ही हो रहा है वो प्रोसेस, वो स्टेप रिक्रूटमेंट ही होता है। वो तुम्हें बताते हैं कि ये जॉब रोल है, ये ड्यूटीज़ है, तुम्हें लगता है हाँ मेरे अंदर ये क्वालिफिकेशन मैं कर सकता हूँ, फिर तुम्हें और अट्रैक्ट करने के लिए पैकेज भी बता देते हैं, पर्क्स बता देते हैं, तो तुम क्या कर देते हो, अप्लाई कर देते हो। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट, जो वो लोग कर रहे हैं कि पोटेंशियल कैंडिडेट को सर्च करना अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू एंड देन उनको अट्रैक्ट करना, उनको इनकरेज करना कि वो जॉब में अप्लाई करें। दो सोर्सेज है रिक्रूटमेंट के, मतलब लोगों को इनकरेज करने की कि तुम्हारी जॉब के लिए अप्लाई करें। दो तरीके हैं, दो सोर्सेज, एक इंटरनल, अंदर वाले लोगों को इनकरेज कर दो कि खाली पोजीशन अप्लाई कर दो, या एक्सटर्नल, बाहर वाले लोगों को इनकरेज करो कि वो तुम्हारे यहाँ जो खाली पोजीशन है उसके लिए अप्लाई करें। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब जब हम वैकेंसीज को फिल करते हैं उन एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करके जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कोई काम कर रहा है, मान लो मेरे यहाँ मैनेजर की पोजीशन खाली है, मेरे यहाँ ऑलरेडी सुपरवाइजर काम कर रहा है जिसको हमें लगता है कि वो मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, तो हम उन्हें अगर इनकरेज करें कि आप जॉब के लिए अप्लाई करिए, उनमें से ही सेलेक्ट करें, तो वो क्या होगा, रिक्रूटमेंट। जैसे कि सोर्स क्या है, प्रमोशन, एम्प्लॉय को हायर पोजीशन प्रमोट कर दिया सीनियरिटी एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो क्या हुआ, खाली पोजीशन उसके थ्रू भर गई। ट्रांसफ़र, एक एम्प्लॉय को दूसरी जॉब में शिफ्ट कर दिया जहाँ पे वेकेशन खाली है पोजीशन, ठीक है, बिना उसकी सैलरी
और रैंक चेंज करे। प्रमोशन ट्रांसफर में यही फ़र्क है। प्रमोशन में जब तुम किसी को प्रमोट करते हो, मतलब कि खाली पोजीशन फिल कराते हो लोअर लेवल एम्प्लॉय से, तो वहाँ पे जब वो हायर पोजीशन पे जाता है तो उसकी सैलरी भी बढ़ती है, उसका स्टेटस भी बढ़ता है। बट जब ट्रांसफ़र होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जगह खाली, मान लो दिल्ली में डिपार्टमेंट में कोई मैनेजर काम कर रहा है, लखनऊ डिपार्टमेंट में खाली है मैनेजर की पोस्ट, हमने उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो इससे ना वो वहाँ पे भी मैनेजर ही है, कोई पोजीशन नहीं बदली उसकी, ना स्टेटस बदला, ठीक है, हायर लेवल पे नहीं गया, सेम लेवल पे ही गया है, वो ट्रांसफ़र में सेम लेवल ही होता है। तो वहाँ पे उसकी ना सैलरी बढ़ाते हैं ना ही हम उसका स्टेटस बढ़ाते हैं। तो ये फ़ायदा यहाँ नहीं मिलेगा ट्रांसफ़र में, बट खाली जगह भर जाती है। तो ये भी क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। इंटरनल एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की अपनी खुद की वेबसाइट्स होती है, ऑफकोर्स सबकी होती है, अमेजॉन की अपनी वेबसाइट होती है। अगर उसको अंदर वाले लोगों को से ही किसी को हायर करना है वेकेंट पोजीशन में, तो वो अपनी इंटरनल वेबसाइट पे वैकेंसी निकाल देते हैं और लोग जिनको लगता है कि हमें अप्लाई करना है, फिल करना है, वो वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। री एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉयज़, कोई पहले ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया, ठीक है, तो हम उसको दोबारा से हायर कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि उनके अंदर वो स्किल या एक्सपीरियंस है जो हमें अब इस जॉब के लिए चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्स। यहाँ पे हम कैंडिडेट को बाहर से हायर करते हैं। जैसे कि कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? पहला, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कैंडिडेट आर रिक्रूटेड डायरेक्टली थ्रू कैंपस विजिट, फैक्ट्री गेट्स, वॉक इन इंटरव्यू। कैंपस रिक्रूटमेंट की अलग से कैटेगरी बना सकते हो। जब कॉलेजेस में जो भी कंपनियां होती हैं, जब वो आती हैं, विजिट करती हैं और कॉलेज के ही बच्चों में से सिलेक्शन करके ले जाती हैं, ठीक है, उनको ये अट्रैक्ट करती हैं कि आप हमारे यहाँ खाली पोजीशन के लिए इंटरेस्ट शो करो, इंटरव्यू में बैठो, तो वो क्या होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट। या हम इसको एक्सटर्नल में भी डाल सकते हैं, क्योंकि बाहर से ही तो लोग आ रहे हैं, हमें देखने के लिए बाहर के लोगों को ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है, जैसे फैक्ट्री गेट में भी होता है। फैक्ट्री गेट क्या होती है, जैसे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है ना, उसके गेट के बाहर एक नोटिस चिपका दी जाती है कि 10 मजदूरों की ज़रूरत है, तो मजदूर आते हैं, खड़े हो जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सोर्स है कि कैंडिडेट को डायरेक्टली आप इनवाइट कर रहे हो कि आपके यहाँ अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को सुटेबल कैंडिडेट फाइंड करने में मदद करते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे मुझे नौकरी चाहिए तो मैं अपने आप को रजिस्टर करा दूंगी, कंपनी जिनको लोग चाहिए होते हैं वो अपने आप को रजिस्टर करा देते हैं और ये लोगों को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। मान लो किसी कंपनी ने वैकेंसी निकाली, इनके पास पूरा डेटा तो रहता ही है, तो ये क्या करते हैं, सामने वाले कंपनी बता देते हैं कि इतने लोग हैं, बायोडाटा भेजें, आप उनको बुला के अपना इंटरव्यू कर लीजिए। तो ये होता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। बहुत सारी, ये तो गवर्नमेंट वाला हो गया, ये प्राइवेट होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को हायर करने में इसी तरीके से मदद करती हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट जो मैंने तुम्हें बताया, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आके कंपनी हायर करके ले जाती हैं। एडवर्टीजमेंट, तुम एडवर्टीजमेंट निकलवा दो वेबसाइट पे, लिंक्डइन पे, naukri.com पे, जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे, अप्लाई करेंगे। एम्प्लॉय रेफरल, बहुत सारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ भी अपने जानने वालों का रेफरल दे देते हैं कि हमारा जो कज़न है वो भी मार्केटिंग में उसने काम कर रखा, सर आप उसको बुला सकते हैं, उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, तो वो भी आ रहा है। बहुत जगह ना एम्प्लॉय रेफरल को इंटरनल में डालते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि तुम इसे इंटरनल में ही रखो, ठीक है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, जो आप ऑनलाइन आजकल वेबसाइट, पोर्टल्स, इन सब के थ्रू अप्लाई करते हैं, वो। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। अब वो तो था रिक्रूटमेंट, लोगों को अट्रैक्ट करना, उनसे अप्लाई करवाना, है ना, अलग अलग तरीके हो सकते हैं आपके। अब आता है हमारा क्या, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया सबको तो रखोगे नहीं, उनमें से बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को क्या करोगे, हायर करोगे। तो सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम सुटेबल कैंडिडेट, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को चूज करते हैं उन सारे एप्लीकेंट से जिन्होंने हमारे यहाँ अप्लाई किया। अभी कैसे होगा, मोस्ट सुटेबल कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसका हम एक पूरा प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस के स्टेप्स भी आते हैं। पहला है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। एप्लीकेशन आर स्क्रीन टू एलिमिनेट अनसुटेबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले तो हमारे यहाँ एप्लीकेशन आ गई है ना, सबने फॉर्म भरे होंगे। अब वो एप्लीकेशन जो बिल्कुल इररेलेवेंट, लाइक हमने बीबीए मेंशन किया था, बहुत सारे बीटेक वालों ने भी फॉर्म भर दिया, अप्लाई कर दिया हमारे यहाँ, हमें पता नहीं बीटेक वालों को तो देनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनको बिल्कुल छाड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन में हम स्क्रीनिंग करते हैं, जो सुटेबल कैंडिडेट उनकी ही एप्लीकेशन रखते हैं, बाकी सारी हटा देते। तो पहले तो सिलेक्शन में क्या हुआ, ये स्टेप हो गया कि कुछ लोगों हमने ऑलरेडी छाट दिया। अब जो एप्लीकेशन हमारे पास बच गई कि इतने लोगों ने जो अप्लाई किया हमारे यहाँ सुटेबल हैं, उनसे हम क्या करते हैं, एक बार फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लेते हैं और इस बार उनसे हम पूरी डिटेल लेते हैं, उनकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, सारी जो भी हमें चाहिए। फिर क्या करते हैं, उनमें से जो हमें लोग समझ में आते हैं कि ये लोग की एक्सपीरियंस स्किल हमें अच्छे लग रहे हैं, उनको हम छाट के सिलेक्शन टेस्ट में डाल देते हैं कि आपको क्या करना होगा, टेस्ट देना होगा,
ठीक है, जिससे हम आपकी नॉलेज को, इंटेलिजेंस को और अच्छे से समझ पाएँ कि आपके फॉर्म में तो जो लिखा है कि आप सही में उस काबिल हो। तो हम टेस्ट लेंगे, अब टेस्ट में जो लोग पास होंगे उनको हम नेक्स्ट में डालेंगे, उनका हम फेस ऑन फेस इंटरव्यू ले लेंगे, उनको इंटरव्यू में बुलाएंगे ताकि हम उनकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल चेक कर पाएँ। फिर जो इंटरव्यू पास कर लेंगे लोग, उनको हम क्या करेंगे, रेफरेंस बैकग्राउंड चेक में डालेंगे कि रेफरेंस या बैकग्राउंड चेक करवाओ उनका कि ये किस बैकग्राउंड से आए, कहीं किसी कंपनी में फ्रॉड तो करके नहीं आए। वो बैकग्राउंड चेक होता है, जो भी रेफरेंस आपका किसी ने दिया है, आपने किसी का दिया है, उनसे बातचीत होती है कि आप सही बंदे हो या नहीं, आपका कैरेक्टर सही है या नहीं, तो वो सब वेरीफाई होता है। फिर उससे जो लोग, मान लो कुछ लोग छट गए, जो बचे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, चेकअप होगा कि ऐसा तो नहीं है कि आप सब चीज़ में अच्छे हो बट आप मेंटली फिट नहीं हो, फिजिकली फिट नहीं हो, तो आप काम पे नहीं आ पाओगे, अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे, तो उसकी वजह से भी हम छाट देंगे। फिर जो फाइनल सेलेक्ट हो गए उनको हम फाइनल सिलेक्शन में कंसिडर करते हैं, ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे, एंड देन उन्हीं को हम जॉब ऑफर या अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं और उनको बताते हैं कि आपको हमारे यहाँ ज्वाइन करना है। सो ये था आपका पूरा सिलेक्शन कि कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने स्क्रीनिंग करी, है ना, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करी, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भराया, फिर हमने देखा कि जो है उनसे हम एक बार टेस्ट ले लेते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं, है ना, रेफरेंस चेक करवा लेते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फिर उनको ऑफर लेटर वगैरह देंगे। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज़ एम्प्लॉय की इंप्रूव करते हैं ताकि वो अपने प्रेजेंट जॉब को अच्छे से कर पाए। देखो एक चीज़ और याद रखना, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि हम वहाँ किसी को छाट नहीं रहते, सबको बुला रहे थे आओ जिसको आना है, बट सिलेक्शन में हम लोगों को छाट रहे थे। तो डिफरेंस अगर आता है तो याद रखना वो पॉजिटिव प्रोसेस है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन नेगेटिव है। फिर दोनों की तुम मीनिंग लिख देना, ठीक है, कि रिक्रूटमेंट की मीनिंग क्या है, सिलेक्शन की मीनिंग क्या है, ठीक। फिर रिक्रूटमेंट को लिख सकते हो नैरो कॉन्सेप्ट है और सिलेक्शन वाइडर कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, ठीक है। सोर्सेज लिख सकते हो इंटरनल में और एक्सटर्नल सोर्स हैं रिक्रूटमेंट के, ठीक है। तो और सिलेक्शन के स्टेप्स लिख सकते हो, रिक्रूटमेंट में ऐसे कर सकते हो, मतलब तुम डिफरेंस ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो अपने तरीके से, एग्जाम्पल भी डाल सकते हो। अब आते हैं ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग क्या है? जो भी प्रेजेंट मुझे काम करना है, मालूम मैं किसी जॉब के लिए असाइन के लिए, डेटा टाइपिस्ट के लिए, तो मुझे मेरे प्रेजेंट जॉब से रिलेटेड मैं अच्छे से कर पाऊँ उसके लिए क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी, काम सिखाया जाएगा। तो उसे बोलते हैं ट्रेनिंग, कि मेरी नॉलेज स्किल को इम्प्रूव किया जाएगा जिससे मैं प्रेजेंट जॉब को अच्छे से कर पाऊँ। डेवलपमेंट क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट जॉब पे फोकस नहीं करते, प्रेजेंट जॉब के साथ साथ तुम फ्यूचर के भी रोल्स को ले पाओ, उसके लिए तुम्हारा पूरा डेवलपमेंट करते हैं, पूरा ओवरऑल ग्रूमिंग करते हैं, ओवरऑल पर्सनालिटी, नॉलेज, कैपेबिलिटीज इंप्रूव करते हैं, जिससे एम्प्लॉय फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी या हायर पोजीशन के लिए भी तैयार किया जा सके। मुझे अच्छे सेमिनार, वेबिनार इन सब में बैठाया जाएगा जिससे मैं वहाँ पे बैठ के कम्युनिकेशन स्किल अपने अंदर डेवलप करूँ, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करूँ, डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप करूँ, जिससे मैं फ्यूचर में भी अगर मुझे एज अ मैनेजर बनाना है, कुछ भी बड़े रोल के लिए लेना है, तो वो मुझे ले पाए। तो ये प्रेजेंट जॉब से रिलेटेड, बट ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग से क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप की होती है? ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है? ये ट्रेनिंग जो आपको वर्क प्लेस पे दी जाती है जब आप एक्चुअल में काम कर रहे होते हो। जैसे मुझे सिखाया जा रहा है ना कोई चीज़, तो जब मैं काम कर रही हूँ एक्चुअल वर्क प्लेस पे, मैं डेटा टाइप कर रही हूँ, तभी कोई पर्सन सीनियर आके मुझे बताए कि नहीं मैम इसको ऐसे करते हैं, इसका वो क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जॉब के दौरान ही जब मुझे ट्रेनिंग दी जाए। कैसे हो सकती है? कोचिंग, सीनियर एम्प्लॉय मुझे गाइड करे, ट्रेन करे, ठीक है, कि इस तरीके से काम करना। तुम देखते होगे बहुत जगह क्या होता है, सीनियर जो होते हैं हमारे, वो हमारे साथ 1-2 दिन के लिए जैसे बोल दिया जाता है कि आप इनको गाइड करेंगे, आप उनको बताएंगे काम कैसे करना है, सीखना कैसे है, तो वो हमें बताते हैं। जॉब रोटेशन, एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए जिससे वो और एक्सपीरियंस ले पाए अलग अलग एरिया के। मान लो मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, मुझे आता है काम यहाँ का, बट मैनेजर चाह रहा है कि मैं मार्केटिंग की भी काम सीखूँ, तो मुझे मार्केटिंग में उन्हें अगर मान लो डालना है तो वो मुझे शिफ्ट कर देंगे मार्केट डिपार्टमेंट, ताकि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ की एक्सपीरियंस लूँ और वहाँ की चीज़ें सीख पाऊँ, तो मुझे वहाँ पे भी ट्रेनिंग मिल जाएगी। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है? यहाँ पे एम्प्लॉय को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है अंडर गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। ये बेसिकली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जैसे कि मोस्टली इंजीनियरिंग फील्ड में हो सकती है। जैसे मान लो कि मैकेनिकल इंजीनियर के अंडर मुझे ट्रेनिंग चाहिए, है ना, कि मैं भी मैकेनिक्स बन पाऊँ और चीज़ें कर पाऊँ, तो वो क्या करेगा? मुझे अपने साथ लेके जाएगा फील्ड वर्क में, प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएगा कि देखो ऐसे ये होगा, इस तरीके से इस तार को जोड़ते हैं। तो मैं वहाँ जाऊँगी, काम सीखूँगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, और ये लंबे समय तक की होती है, 2 से 3 साल ऐसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक्सपर्ट, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट, उसके अंडर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं। इंटर्नशिप क्या होती है? ये बेसिकली स्टूडेंट्स, तुम लोग इंटर्नशिप करोगे, मतलब
तुम्हें किसी कंपनी के साथ जोड़ा जाएगा और उस कंपनी के अंदर तुम्हें कहा जाएगा कि जाओ काम करो, 1-2 महीने की इंटर्नशिप करो, काम सीखो और वापस आओ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए मौका मिलता है जिससे वो वहाँ के एक्सपीरियंस और नॉलेज ले पाएँ। ये लंबे समय के लिए होती है, 2 से 3 साल ऐसे, ये 1-2 महीने की होती है, सिंपल एंड सॉर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है? ये एक्चुअल वर्क प्लेस से बाहर दी जाती है। ये सब क्या है? ऑन द जॉब, काम करते करते तुम्हें मिल रही है। तुम किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो सीख रहे हो, तुम किसी मैकेनिक के साथ काम कर रहे हो तो सीख रहे हो, तुम जॉब में रोटेट होकर सीख रहे हो, है ना, ये ऐसे हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है? ऑफ द जॉब में तुम जॉब करते वक्त नहीं सिखाए जाओगे, तुम जॉब के बाहर सिखाए जाओगे, वर्क प्लेस से अलग। मतलब किसी क्लासरूम में तुमको अलग से पहले थ्योरी बताई जाएगी, सिखाया जाएगा, एंड देन तुम्हें काम पे भेजा जाएगा। तो क्या क्या तरीके? क्लासरूम लेक्चर, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज दूँ, मान लो तुम्हें आगे मैनेजर का काम करना है, बट मैं तुम्हें अपने साथ क्लास में बैठा के रूम में एज अ टिप्स दूँ कि मैनेजर के ये ड्यूटीज़ हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये नॉर्म्स हैं, ये फॉलो करना होता है। थ्योरेटिकल नॉलेज दो। अभी तुम गए नहीं हो फील्ड पे, नहीं गए हो तुम कंपनी अंदर, तुम पहले सीख रहे हो क्लास में बैठ के, फिर तुम जाओगे और उसको अप्लाई करोगे। कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार, सेमिनार कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन होता है, ठीक है। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या है? एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड ऑन इक्विपमेंट सिमिलर टू एक्चुअल वर्क प्लेस बिफोर परफॉर्मिंग द रियल जॉब। मान लो तुम्हें किसी मशीन में मुझे काम कराना है, ठीक है, तुम्हें सिलाई मशीन में काम कराना है, बड़ी बड़ी मशीनें हमारे यहाँ, तो मैं तुम्हें अगर डायरेक्ट फैक्ट्री में भेज दूँ, मशीन में काम करो, तो यार तुम तो नए हो सकता है तुम गलत कुछ घुमा दो जिससे पूरा काम ही रुक जाए, फैक्ट्री बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी? एक अलग से सेटअप बनाऊंगी, इन्वायरमेंट बिल्कुल वैसा ही जैसा वहाँ पे एक्चुअल में है, और तुम्हें अलग से कमरे में ले जाके वही सेटअप में अलग मशीन पे काम कराऊंगी। तुम्हें ये तोड़ो फोड़ो जो भी करो, एक्चुअल काम थोड़ी ना करो सेटअप में, ये तो एक डुप्लीकेट सेटअप में काम करो जो बिल्कुल एक्चुअल से मिलता जुलता है। तो मशीन तोड़ो भी, कोई नुकसान नहीं होगा और काम सीख जाओगे, फिर तुम्हें एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट में हम भेज देंगे। इसे बोलते हैं वेस्टिबल ट्रेनिंग। केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में क्या होता है? मैनेजर एम्प्लॉयज़ को एक क्लासरूम में ही केस देते हैं कि हमारे पास मैनेजर ने ये प्रॉब्लम फेस करी, ये सोल्यूशन किया, आप बताओ मैनेजर होते तो क्या करते, या आप बताओ कैसे सोल्यूशन ढूंढते इसका। तो केस स्टडी के थ्रू तुम्हारे अंदर वो डिसीजन मेकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप की जाती है ताकि तुम सीख पाओ काम को और फिर तुम फील्ड में उतरो। नेक्स्ट इज रोल प्लेइंग। ये मैंने किया था जब हमने मतलब कोविड के टाइम पे मैंने क्या किया था, कॉल सेंटर में ऐसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के लिए काम कर लिया था, कुछ था नहीं, पैसे कमाने थे मुझे, तो होता है यार कॉलेज में हो तो लगता है पॉकेट में नहीं हो, तो मैंने यार किया, ठीक है, मैंने 1 महीने की किया क्योंकि मेरे से हो नहीं पाया। तुम कभी देखोगे टेक महिंद्रा तो मैंने वीडियो भी डाली हुई अपने चैनल पे। तो फिर क्या था कि उसमें ऐसे ही हमें रोल प्ले के थ्रू ही ट्रेनिंग दी गई थी कि जैसे हमारे जो कलीग्स थे ना वो ही कस्टमर बन जाते थे और हमें बोला जाता था कि आप देखो कस्टमर जैसे कॉल लैंड हुई तो आप पूछो उनसे कि सर आपको किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंक्वायरी है, क्या प्रॉब्लम है, फिर आप उनको ऐसे आंसर दोगे। मतलब हमारी प्रैक्टिस कराई जाती थी वहाँ पे रोल प्ले के थ्रू, है ना। कोई कस्टमर बन रहा था, कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन रहा था और बातचीत कर रहे थे और हम काम सीख रहे थे। तो ये वही वाला है, ठीक है। और एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट में नहीं था कि एक्चुअल हम कस्टमर की कॉल ले रहे थे, नहीं, हम तो अपने कलीग्स की कॉल ले रहे थे, अपने दोस्तों से ही वीडियो कॉल पे ऐसे बातचीत करके सामने वाले अपने ट्रेनर को दिखा रहे थे। ऑन द जॉब ऑफ द जॉब में डिफरेंट क्या है? ऑन द जॉब में वर्क प्लेस में, एक्चुअल वर्क प्लेस में काम करते समय ट्रेनिंग दी जाती है और ये वर्क प्लेस से बाहर, यहाँ पे हम काम प्रैक्टिकली सीख रहे हैं करते करते। यहाँ पे हमें थियरी बेसिकली सिखाई जा रही है या ऐसे इन्वायरमेंट में सिखाई जा रही काम जो बिल्कुल नकली है। लोअर कॉस्ट कम आती है यहाँ पे क्योंकि काम करते करते सिखा रहे हैं, तो हम अलग से सेटअप नहीं बना रहे कि खर्चा कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऑफकोर्स हम खर्चा करेंगे। एम्प्लॉय कंटिन्यू वर्क वाइल लर्निंग, आप काम सीख भी रहे हो काम भी कर रहे हो। यहाँ पे आप काम कर नहीं रहे हो, बस ट्रेनिंग ही ले रहे हो, ठीक है। इम्प्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस, इससे आपके करंट जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, काम करते करते सीखते जाओगे और अच्छे काम करोगे। यहाँ पे बस नॉलेज वगैरह आपको डेवलप हो रही है, बाद में आपको काम पे उतारा जाएगा। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब एम्प्लॉय आ गया, रिक्रूट हो गया, सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, ट्रेनिंग मिल गई, डेवलपमेंट हो गया, हमें ये तो देखना है कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसकी परफॉर्मेंस को जब हम इवेल्युएट करें कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, नहीं दे रहा है, जब इसको अप्रेज करते इवेल्युएट करते इससे बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल।
ट्रेनिंग मैथड्स क्या है, कैसे आप परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे, कैसे इवेल्युएट करेंगे एम्प्लॉय अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा, बहुत सारे तरीके हैं। ट्रेडिशनल मतलब पुराने मेथड, जैसे रैंकिंग मेथड, एम्प्लॉयज़ को रैंक कर दो बेस्ट से वर्स्ट में ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। सारे एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को देख लो, उसके बाद तुम्हें जो लगे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको बेस्ट वाले में डालो, जो उससे कम सबसे कम उनको वर्स्ट में डाल दो। इससे पता चल जाएगा कौन से एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे हो कौन से नहीं। रेटिंग स्केल मेथड, एम्प्लॉयज़ को अलग अलग फैक्टर के बेसिस पे हम इवैल्यूएट करते हैं। पंक्चुअलिटी के बेसिस पे, टीम वर्क, जैसे टीम वर्क हो गया, पंक्चुअलिटी होगा, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। हम बोला एम्प्लॉय ए बी सी, ए टीम वर्क में अच्छा है, पंक्चुअलिटी में बेकार है, इसमें अच्छा है क्वालिटी ऑफ वर्क में। सी टीम वर्क में भी अच्छा है, पंक्चुअलिटी में भी अच्छा, क्वालिटी में भी अच्छा। बी टीम वर्क में भी अच्छा नहीं है, पंक्चुअलिटी में भी अच्छा नहीं है, क्वालिटी में अच्छा है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि रेटिंग हो जाएगी, जिससे हमको पता चल जाएगा एम्प्लॉय कौन सा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है हमारे पैरामीटर के बेसिस पे और कौन नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट इज चेकलिस्ट मेथड। इवैल्यूएटर यूज चेकलिस्ट और स्टेटमेंट एंड मार्क वेदर द एम्प्लॉय पॉजेस द रिक्वायर्ड क्वालिटीज और नॉट। मान लो मैंने कुछ चेकलिस्ट बना दी कि डिसिप्लिन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के अंदर, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए और पंक्चुअल होने चाहिए। अब मैं देखूंगी इस चेकलिस्ट के हिसाब से कौन सा एम्प्लॉय मीट कर रहा है। हाँ, डिसिप्लिन है ए में, पंक्चुअलिटी है, ये भी है ये। तो क्वालिटीज़ के बेसिस पे हम चेकलिस्ट बना लेते हैं और देखते हैं कि कौन से एम्प्लॉय के अंदर वो क्वालिटी है। तो जिसके अंदर सारी होंगी भाई वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो नहीं होगी तो कम कर रहा है। क्रिटिकल इंसिडेंट मैथड, एम्प्लॉय इज इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसिडेंट दैट अकर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस पीरियड। परफॉर्मेंस करते दौरान कोई भी पॉजिटिव इंसिडेंट हुआ, मान लो कोई ऐसा हुआ कि कोई टेक्नोलॉजी बदली और उसने बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया और काम किया शिद्दत के साथ, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वो लड़ रहा था बराबर, बदतमीजी कर रहा था, डिसिप्लिन रूल्स तोड़ रहा था। तो इन इंसिडेंट के बेसिस पे हम देखते हैं कि एम्प्लॉय ने कैसा काम किया उस दौरान और उसके बेसिस पे उसको डिसाइड करते हैं परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को सुपरवाइजर चुपचाप एसेस करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है और फिर उसको सबमिट कर देता है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, चुपचाप सुपरवाइजर आपके काम को ऑब्जर्व करता रहता है, आपकी रिपोर्ट तैयार करता रहता है और सपोर्ट वो ऊपर वालों को दे देता है। नेक्स्ट इज मॉडर्न मेथड जो आजकल यूज हो रहा है, दैट इज एमबीओ। मैनेजर एम्प्लॉय साथ में बैठते हैं और एक साथ डिस्कस करते हैं। मैनेजर एम्प्लॉय से पूछता है कि हम आपके लिए ये टारगेट सेट कर रहे हैं, आप ठीक हो, कंफर्टेबल हो, सेट कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय ने बोला नहीं सर, आपने बोल दिया है कि 1 लाख का टारगेट है, 1 वीक का सेल्स काम नहीं कर पाएंगे, आप इसको कम से कम 80,000 कर दो। तो दोनों लोग साथ मिलकर गोल सेट करेंगे एम्प्लॉय के लिए और फिर मैनेजर देखेगा कि जो गोल हमने मिलके सेट किए थे क्या एम्प्लॉयज़ को अचीव कर पा रहा है, क्या उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। 360 डिग्री फीडबैक, एम्प्लॉय का फीडबैक हर जगह से लो, पीयर्स जिसके साथ वो काम कर रहा है, उसके जूनियर्स, उसके सुपरवाइजर, उसके कस्टमर, सबसे फीडबैक लेते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है। असेसमेंट सेंटर मेथड, एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज सच एज ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, केस स्टडी, रोल प्ले टू असेस देयर एबिलिटीज एंड पोटेंशियल। असेसमेंट सेंटर क्या है कि एम्प्लॉय को अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराते हैं, जैसे इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशन में, केस स्टडी में, और फिर देखते हैं कि एम्प्लॉय कैसा अपना जवाब दे रहा है, कैसी परफॉर्मेंस है, क्या पोटेंशियल है उसका। बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल, एम्प्लॉयज़ को इवैल्यूएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड बिहेवियर यूजिंग प्री डिफाइंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। मतलब मान लो किसी जॉब के हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि इस जॉब में इतना ही टारगेट है, यही अचीव करना है, और फिर उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि एम्प्लॉय क्या उस टारगेट के हिसाब से काम कर रहा है, क्या उसका बिहेवियर वैसा है या नहीं है, ठीक है, और उसके बेसिस पे इवैल्यूएट करेंगे कि वो अच्छा कर रहा है या नहीं। तो बहुत सारे तरीके हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के जो हमने यहाँ पे देखे। सो ये था तुम्हारा चैप्टर स्टाफिंग और इसको हमने यहाँ पे कवर किया और नेक्स्ट हम डायरेक्टिंग भी देखेंगे। तो प्लीज़ उन सारे वीडियोस को तुम्हें देखना है और नोट्स के लिए तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन है, व्हाट्सएप चैनल डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन कर लेना अपडेट्स के लिए। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।